Good evening, everybody. Welcome in SS Medical Classes. I am Dr. S.P. Singh, Senior Dermatologist, Senior Consultant Dermatologist, Pilibhit Bypass Road, Bareilly. So today I will discuss generic medicine versus branded medicine and what is difference between generic medicine and branded medicine. तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ब्रांडेड मेडिसिन को अच्छा मानते हैं, कुछ जेनेरिक को अच्छा मानते हैं, और जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे पेशेंट हैं, वो भी कंफ्यूज हैं कि आखिर कौन सी मेडिसिन परचेज करें, जेनेरिक करें, जेनेरिक सस्ती मिलती है, या हम ब्रांडेड करें, डॉक्टर लोग ज़्यादातर ब्रांडेड लिखते हैं। तो सही बात क्या है? ये कंफ्यूजन है, डॉक्टर्स के दिमाग में भी कंफ्यूजन है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा ब्रांडेड मेडिसिन ही अपने लिए परचेज करता हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए परचेज करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा भरोसा है, कुछ मेरी ऐसी सोच है। और तो आज हम दोनों के बारे में जो फैक्ट है वो आपको बताएंगे, बाकी आप लोग डिसाइड करें। और अगर डॉक्टर्स से पेशेंट सहमत नहीं होंगे या भरोसा नहीं करेंगे तो कैसे डॉक्टर्स पेशेंट का इलाज करेंगे और कैसे पेशेंट इलाज करवा पाएगा यदि कंफ्यूजन की स्थिति होगी, दूसरे पे भरोसा नहीं होगा तो आज जो सही बात है वो हम आपको बताते हैं कि दोनों जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, और यदि जेनेरिक मेडिसिन अगर सस्ती मिलती है तो क्यों मिलती है। सो टुडे वी विल डिस्कस जेनेरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड मेडिसिन। तो पहले तो ये देखें कि ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है। ब्रांडेड मेडिसिन वो होती हैं जिसमें जो हमारा एक्टिव साल्ट है, एक्टिव साल्ट और एक्टिव इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट। तो ब्रांडेड मेडिसिन वो है जिसमें कोई नाम होता है। जैसे मान लीजिए हमने डोलो नाम दे दिया, डोलो एक नाम है, ऊपर लिखा है इसमें आर, क्या लिखा है? आर। और इसमें साल्ट क्या है? इसमें साल्ट है पैरासीटामोल। यानी पैरासीटामोल एक हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो हमारा फीवर कम करने के लिए यूज होती है, यानी ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है। बाजार में किस नाम से बिकती है? डोलो के नाम से बिकती है। और इसके ऊपर ये आर लिखा हुआ है। एक समय रहा होगा कि ये पैरासीटामोल नाम की कोई भी दवा बाजार में नहीं होगी, इसका नामो निशान नहीं होगा, तो कोई कंपनी होगी फार्मास्यूटिकल जिसने इस मॉलिक्यूल की खोज की होगी, रिसर्च की होगी, डेवलपमेंट किया हुआ, क्लिनिकल ट्रायल्स किए होंगे इसकी एफिकेसी और सेफ्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए। जब ये प्रूव हो गया होगा कि ये मेडिसिन हम ह्यूमन को दे सकते हैं और इसका कोई भी ह्यूमन को दे सकते हैं सेफली और उसके लिए कोई जान का खतरा नहीं है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत सारे किए गए होंगे उसकी सेफ्टी को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो इस काम में इस कंपनी का फार्मास्यूटिकल का बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। तो ब्रांडेड मेडिसिन को जब भी कोई कंपनी कोई मॉलिक्यूल डिस्कवर करती है, उसको रिसर्च करती है और उस पर डेवलप क्लिनिकल ट्रायल्स कराती है, तो उसके जो रिसर्च और डेवलपमेंट में जो बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो क्या होता है कि इस कंपनी को एक पेटेंट मिल जाता है। पेटेंट करा लेती हैं ये कंपनियां। पेटेंट का मतलब यह है कि जितने समय का पेटेंट होता है उस समय में कोई दूसरी फार्मास्यूटिकल इसको इस वाले मॉलिक्यूल को ना ही मैन्युफैक्चर कर सकती है और ना ही सेल कर सकती है, तो ये इसका पेटेंट होता है। ये पेटेंट कितने समय के लिए होता है ब्रांडेड मेडिसिन का? ये उतने समय के लिए होता है जितने समय में जितना पैसा इस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने खर्च किया है इसके रिसर्च और डेवलपमेंट में किसी प्रोडक्ट के, उतनी की रिकवरी हो जाए, ये अपना पैसा वसूल कर ले। तो यूजुअली ये 20 इयर्स का होता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है, 20 इयर्स या मोर और मे बी लेस। यूजुअली 20 इयर्स का होता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि 20 इयर्स तक कोई दूसरी फार्मास्यूटिकल ऑल ओवर वर्ल्ड इस वाले मॉलिक्यूल को नहीं बनाएगी, और जिसने इसका रिसर्च और डेवलपमेंट किया है वही इसको अपनी तरफ से एक नाम देगी जिसको हम ब्रांडेड नेम कहते हैं, और
उसी के नाम पे ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हुआ है ब्रांड, कोई कंपनी इस नाम से दवा नहीं बना सकती, इस मालिक्यूल को नहीं बना सकती, ना ही सेल कर सकती है। तो 20 साल तक जो नई दवा रिसर्च होती है, आफ्टर 20 ईयर्स के बाद कोई दूसरी कंपनी इसको बना सकती है और इसको यूज कर सकती है। तो पहली बात तो पहला डिफरेंस यही हो गया, यानी कि आफ्टर 20 ईयर्स ये जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो जेनरिक मेडिसिन बन सकती है। ब्रांडेड मेडिसिन जेनरिक बन जाएगी, यानी इस साल का कोई मैन्युफैक्चर कर सकता है, सेल कर सकता है आफ्टर 20 ईयर्स, यानी 20 साल तक इस कंपनी की मोनोपोली रहती है। तो एक डिफरेंस तो ये होगा जेनेरिक और ब्रांडेड में कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं वो 20 साल पुरानी होती हैं, 20 ईयर्स बैक की होती हैं। जितनी भी जेनेरिक मेडिसिन है सब 20 साल पुरानी होती है। तो जो लोग जेनेरिक मेडिसिन पर विश्वास करते हैं तो वो ये सोच लें कि क्या हमें 20 साल पुरानी दवा यूज करनी है, नई नई बीमारियां हो रही हैं और ऐसी एंटीबायोटिक भी होती है, तो पैरासिटामोल की बात है, बहुत सारी दवाएं। तो आज के समय में नई नई दवाइयां रिसर्च हो रही हैं, क्योंकि जो पुरानी दवाइयां हैं वो उनके लिए जो बैक्टीरिया है वो रेसिस्टेंट डेवलप हो चुका है बैक्टीरिया में। पुरानी एंटी फंगस काम नहीं करती हैं क्योंकि फंगस रेजिस्टेंट हो जाता है। ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं। जो पुराने मालिक्यूल जब इनइफेक्टिव हो जाते हैं या उनमें कोई विशेष डिसएडवांटेज होता है तो नए मालिक्यूल की रिसर्च और डिस्कवरी की जाती है ताकि हमारे पेशेंट को बेनिफिट मिल पाए। तो जो लोग जेनेरिक मेडिसिन पर भरोसा करते हैं तो वो तो 20 साल पुरानी दवाइयां यूज कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्या अगर कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है किसी क्लास में तो क्या उसको 20 साल पुरानी किताब से आप पढ़वाना पसंद करेंगे? यदि 20 साल पहले की कोई किताब हो तो वो अपने बच्चों को दिलाना पसंद करें? आंसर होगा नहीं, क्योंकि हर साल नई कंसेप्ट चेंज हो जाती है, नया सिलेबस चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी जो नई मेडिसिन हैं, ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है, नई नई होती हैं और वो पुरानी मेडिसिन की अपेक्षा अच्छी होती है। तो हमारे जो चिकित्सकगण हैं, हम या और हमारे जो साथी लोग हैं चिकित्सकगण हैं, वो चाहेंगे कि मरीज को जो नई रिसर्च हुई है, जो पहले से अच्छी दवाइयां हैं वो मिले, और ये दवाइयों की जानकारी उन्हें विशेष रूप से जो उस फार्मास्यूटिकल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनको जानकारी देते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर्स लोगों के यहाँ अगर जाओ तो उन्होंने बाकायदा इन कंपनियों के एजेंटों को यानी एमआर को मिलने का समय दे रखा है, क्योंकि वो ये एमआर इनको आके पैसा देते हैं और इनको दूसरी कंट्री में भेजते हैं, इनको बच्चों की फीस देते हैं, बहुत सारे आरोप लगाते हैं डॉक्टरों के। तो वही डॉक्टर अपने काम में बिजी रहता है, तो उसको जो नई रिसर्च नई डेवलपमेंट है उसको कैसे पता चलेगा? या तो ये जो कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये आके बताते हैं कि हमारी फार्मास्यूटिकल ने ये वाला मालिक्यूल रिसर्च किया है, इतने क्लिनिकल ट्रायल्स में इसके ये रिजल्ट है, तब उन्हें पता चलता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको पैसे देने आते हैं, सारे डॉक्टर करप्ट हैं। जैसे जो लोग यूट्यूब पे ये पिक्चर बनाते हैं इनमें ज्यादातर फार्मासिस्ट होते हैं, जो जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है या बी फार्मा कर रखा है, ये ज्यादातर वही लोग हैं जो अपने ही प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। उनको ये नहीं पता है ये जो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो डॉक्टरों को कहां से पता चलेगा कि कौन कौन से नए सारे प्रोडक्ट बाजार में आ गए और हमारे मरीजों को कैसे उनसे बेनिफिट मिलेगा। तो भाई इन पे कोई शक ना करो, ये भी जरूरी है, समाज के हिस्से हैं। अगर ये नहीं होंगे, हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, तो हमारे बहुत सारे चिकित्सकों को ये पता ही नहीं चल पाएगा कौन कौन सी नई रिसर्च हो गई है, कौन कौन से नए मालिक्यूल मार्केट में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल पैसा देने जाते हैं, वो बहुत जरूरी है, उनसे जानकारी मिलती है और फिर वो दवाइयां हम लोग अपने पेशेंटों के लिए यूज करते हैं, उसका फायदा भी पेशेंटों को मिलता है। तो जेनेरिक जो दवाइयां हैं वो दे आर ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड। और एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, अच्छा ये दूसरा जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों के बारे में दूसरी बात क्या है कि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, ब्रांडेड ही होती हैं, वो ब्रांडेड होते हैं, उन्होंने क्या किया, एक नाम दे दिया। मान लीजिए किसी दवा को 20 ईयर्स हो गए तो एक साल को 5, 6 या 10 कंपनियां बना रही हैं, तो किसी ने अपना नाम कुछ भी दे दिया। मान लीजिए किसी ने नाम दे दिया मैग्ना, किसी भी साल का मैग्ना नाम दे दिया, मान लो सेफेक्सिन है। अब सेफेक्सिन को डिस्कवरी हुई कितने साले हुए, 20 साल हो गए, 20 ईयर्स हो गए, और जिसका पेटेंट था उसका पेटेंट खत्म हो गया। तब ये दूसरी कंपनियों की राइट मिल जाता है कि सेफेक्सिन की वो मैन्युफैक्चर और सेल करें। तो एक तो ये
कंपनियां हैं कि जिन्होंने मैग्ना नाम देके उसको बना रहे हैं, उनका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है मैग्ना नाम से, किसी भी फार्मास्यूटिकल का, तो ये ब्रांडेड होगी, ब्रांडेड रजिस्टर्ड प्रोडक्ट होगी, और इसी को हम एथिकल बोलेंगे। दूसरी ब्रांडेड वो हैं जिन्होंने नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, मान लो ट्रीना नाम दे दिया किसी मेडिसिन को, ट्रीना, टैबलेट ट्रीना, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है, या इसका इन्होंने लिख दिया टीएम स्टार बना दिया ऊपर, आर नहीं है, टीएम लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो प्रोडक्ट है ये ब्रांड नेम दे रखा है किसी भी साल्ट को, मान लीजिए सेफेक्सिम को ही दे दिया, सेफेक्सिम को नाम दे दिया, ट्रीना के नाम से जा रहा है, तो ये दवा जेनेरिक मानी जाएगी। हालांकि इसमें जो ब्रांड नेम दे रखा है, लेकिन ये कैसी होगी, ब्रांडेड जेनेरिक होगी, ब्रांडेड जेनेरिक। तो इसकी जो भी फार्मास्यूटिकल इसको बना रही है, मान लो ए फार्मास्यूटिकल इसको बना रही है, ए फार्मास्यूटिकल इसको बना रही है, बी वाली इसको बना रही है, बी वाली ऐसी मेडिसिन बना रही है सेफेक्सी, जिसका एक नाम दे रखा है, लेकिन ये रजिस्टर्ड नहीं है प्रोडक्ट, तो बी फार्मास्यूटिकल ये प्रोडक्ट कैसा माना जाएगा, ब्रांडेड जेनेरिक माना जाएगा। एक फार्मास्यूटिकल है सी, जो इसी सेफेक्सिन को बायोमैक्स के नाम से बना रही है, मान लो बायोमैक्स, इसी प्रोडक्ट को कोई नाम नहीं दिया उसने, केवल सेफेक्सिन के नाम से ही बना रही है, सेफेक्सिन। तो 3 फार्मास्यूटिकल है, ए, बी एंड सी, एक ने नाम दिया है और ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, तो इसी को हम ब्रांडेड मेडिसिन बोलेंगे, इसी को रजिस्टर्ड बोलेंगे, इसी को एथिकल प्रोडक्ट बोलेंगे। दूसरी कंपनी भी है जो सेफेक्सिन को ट्रीना नाम से बना रही है, लेकिन इसने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसके ऊपर ना ही आर लिखा है ना ही टीएम लिखा है, तो ये ब्रांडेड जेनेरिक कहलाएंगे। तीसरी कंपनी फार्मास्यूटिकल है सी, जो सेफेक्सिन को सेफेक्सिन के नाम से बना रही है, सेफेक्सिन के नाम से बेच रही है, लेकिन कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई टीएम वगैरह कुछ नहीं है, तो ये जेनेरिक हो गई। जो बी फार्मास्यूटिकल बना रही है ये ब्रांडेड जेनेरिक हो गई, जो ए बना रही है वो ब्रांडेड हो गई और एथिकल प्रोडक्ट हो गया। तो ये हमारी पहचान होती है जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन की। तो जेनेरिक मेडिसिन कितने टाइप की हो गई, एक ब्रांडेड जेनेरिक और दूसरी प्योर जेनेरिक। अब जो ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन होती हैं, ये ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन होती हैं, तो ये कंपनी सिप्ला है, ग्रेक्सो है, डॉक्टर रेडी है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम फेमस है, ये सारी की सारी बना रही हैं। तो ये ब्रांडेड भी बनाते हैं ये अच्छी कंपनियां, और ब्रांडेड जेनेरिक भी बनाती हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, उन्होंने नाम देखा, बोले माइक्रो की है तो बहुत अच्छी होगी, उन्हें इससे मतलब नहीं है जेनेरिक है। मेडिकल स्टोर वाले और ज्यादातर लोग इस ब्रांडेड जेनेरिक को ही ब्रांडेड समझ लेते हैं और बहस भी करते हैं। अगर उनसे कहो नहीं भैया, अगर ये ब्रांडेड होती, एथिकल होती, तो इसमें आर लिखा होता, और टीएम बोले टीएम लिखा तो है, तो टीएम का कोई मतलब नहीं है, टीएम का मतलब है ट्रेडमार्क अप्लाइड, हमने अप्लाई कर रखा है, इसको कोई भी, हमारा कोई भी लीगल प्रोटेक्शन इस प्रोडक्ट को नहीं मिलेगा। जबकि जो हमारी आर वाली है, इस पे आर लिखा होता है, तो उस पर जितने भी ट्रेडमार्क के रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे और इसको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, और इस नाम से कोई भी दवा, दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा कोई भी फार्मास्यूटिकल इस नाम से उसको नहीं बना पाएगी, ना ही सेल कर पाएगी। तो ये तो हो गया हमारा जेनेरिक और ब्रांडेड, एथिकल और ब्रांडेड जेनेरिक में डिफरेंस हो गया। अब हम ये देखेंगे कि जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम एज पर रूल की बात करें, एज पर रूल, जो एक्टिव साल्ट ब्रांडेड मेडिसिन में है वही एक्टिव साल्ट जेनेरिक में होता है। उनकी अमाउंट, उनकी क्वांटिटी भी सेम होती है। लोगों का कहना है नहीं जेनेरिक ब्रांड में तो 100% नहीं होती, 70% होगी, 90% होगी, ऐसा एज पर रूल नहीं है। रूल तो यह है कि जो ब्रांडेड में होगी वही जेनेरिक में होगी। अगर 100% दवा ब्रांडेड में होगी, 100% जेनेरिक में होगी, दोनों के रूल से एक ही है। और जो साल ब्रांडेड में होगा वही इसमें होगा। इफेक्टिवनेस और उसकी सेफ्टी, ये जितने भी हमारे रूल्स हैं वो सब दोनों पे एक जैसी लागू होते हैं। तो जितनी एफिकेसी हमारी, मान लीजिए 100 मिलीग्राम सेफेक्सिन, एक ब्रांडेड और एक जेनेरिक, तो दोनों का इफेक्ट, दोनों की इफेक्टिवनेस और सेफ्टी एक जैसी होनी चाहिए, ये रूल है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। एक साल्ट है सेफेक्सिन,
अब हमारे बाजार में एक जेनेरिक उपलब्ध है, एक ब्रांडेड जेनेरिक उपलब्ध है और एक ब्रांडेड है। तो ब्रांडेड अगर हमारी 200 रुपए की, तो ब्रांडेड जेनेरिक भी 200 की हो सकती है, ये 150 की हो सकती है, और ये हमारी होगी 100 रुपए की। तो हम ये देख रहे हैं कि जेनेरिक की कास्ट बहुत कम है, लगभग 50% कम है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो जेनेरिक है इसमें केवल 60 होगा सेफेक्सिन। क्या होगा? ओनली सेफेक्सिन 60 होगा, इसको नाम नहीं होगा। और जो ब्रांडेड जेनेरिक है, ब्रांडेड जेनेरिक में क्या होगा? ब्रांड होगा, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होगा। ब्रांडेड जेनेरिक ब्रांड होगा, रजिस्टर्ड होगा, तो इसकी भी मार्केटिंग कोई फार्मास्यूटिकल किसी न किसी माध्यम से किसी चैनल से करती है, तो इसकी मार्केटिंग में पैसा लगता है। एक पूरी टीम होती है, इसकी मार्केटिंग में पैसा लगता है। सेफेक्सिन की क्या है? सेफेक्सिन की कोई मार्केटिंग नहीं होती, रिसर्च पहले हो चुकी होती है, क्योंकि रिसर्च हुई होती है तो 20 साल बाद की दवा जेनेरिक में आ जाती है, तो जेनेरिक इसलिए ही सस्ती होती है। अब सवाल यह है कि जो ब्रांडेड है, ब्रांडेड जेनेरिक, इसका भी कोई मालिक होता है, इसकी क्वालिटी मेंटेन करने की किसी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इस ब्रांड नेम जो भी है उसका भाई रजिस्टर्ड नहीं है। इसकी मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी फार्मास्यूटिकल की है। मार्केटिंग तभी अच्छी होगी जब इसके रिजल्ट कुछ अच्छे होंगे, जब रिजल्ट अच्छे होंगे तभी इसकी सेल हो पाएगी। तो इसकी क्वालिटी मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? उस फार्मास्यूटिकल की जो ये बना रही है। और जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो तो ब्रांडेड है ही, उसकी भी जिम्मेदारी है। जो ये कंपनी बना रही है इस साल्ट को, वो भी एक जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि उसने अपने एक ब्रांड बना रखा है, उसका ब्रांड एक रजिस्टर्ड ब्रांड है, तो रजिस्ट्रेशन में पैसे दे रखे हैं, और इस नाम को कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना सकता। यदि कोई कमी आती है इसकी एफिकेसी में, किसी चीज में, तो ये फार्मास्यूटिकल रेस्पॉन्सिबल है। मतलब ब्रांडेड जेनेरिक हो और चाहे ब्रांडेड हो, इसके लिए कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारी जेनेरिक है इसकी पॉलिसी क्या है? इसकी सप्लाई होती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, या जो हमारी जेनेरिक जो गवर्नमेंट ने हमारे वो खुलवाए हैं वहां होती है, वहां सप्लाई वहां होती है। तो इसकी कोई भी मार्केटिंग नहीं होती है, बस ये क्या है कि गवर्नमेंट के माध्यम से या कोई पर्सनल ऐसे ही जाती है, ना ही इनका कोई नाम होता है, कि बस साल से बिकती है। तो एज पर रूल जो रेगुलेशंस जितने हार्ड जो उसके रूल्स हैं, जो ब्रांडेड जेनेरिक या ब्रांडेड पे लागू होते हैं वही जेनेरिक पे भी लागू होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसका कोई मालिक नहीं है, इसकी कोई जिम्मेदारी ज्यादा नहीं है, तो क्या वो उतनी चेक होती है इसकी? जो हमारे रेगुलेशंस हैं, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, क्या जेनेरिक मेडिसिन पे इतना ध्यान देती है वो कि इनकी क्वालिटी मेंटेन रह पाए? हम सोचेंगे और आप भी सोचो, जिसकी एक कोई भी पर्सन लंबे समय के लिए जिम्मेदारी नहीं होती तो उस चीज का डेवलपमेंट नहीं होता, उस चीज की क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। अब हम दूध देख रहे हैं, कौन सा ऐसा शहर है किसको सही दूध मिलता है? रूल्स तो बहुत हैं, फूड इंस्पेक्टर बहुत हैं, दूध चेक करने वाले बहुत हैं। अब हमारे यहाँ एक दूध बेचने वाला आया, तो वो हालांकि हमारे रिलेशन में था, दूध में पानी मिला रहा था, और हमने उससे कभी पानी मिलाते हो तुम्हारा हम फूड FI से करके तुम्हारा सैंपल करवा देंगे। तो उसका कहना था 2000 रुपए खर्च होंगे बस, और हमारा कुछ नहीं होगा। तो कोई भी किसी भी दूध वाले को आप फड़का नहीं सकते, किसी दूध वाले को डर नहीं है, वो जो मन में आता है वो करता है। उनकी क्या सेटिंग है, चेक करते हैं नहीं करते हैं, आप समझो इस बात को। और ये जो बहुत सारे ब्रांड उपलब्ध हैं, अगर इनको रखेंगे तो ये खराब नहीं होते, हफ्ते 2 हफ्ते तक खराब नहीं होते। इनमें क्या मिलाते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाते हैं, कौन सा लेटेंट मिलाते हैं, ये सब जानते हैं। और समझो इस चीज को कि ये हमें शुद्ध दूध क्यों नहीं मिलता। अगर आप ये समझ लोगे, चेकिंग करने वाले तो बहुत है, अगर ये लोग अपना काम कर रहे होते तो हमें सही दूध मिल रहा होता, या तो नहीं मिल रहा होता, और मिल रहा होता तो सही मिल रहा होता। तो एक ADM साहब थी, उन्होंने अपनी कहानी बताई कि उनके घर में गलत सप्लाई कर दी दूध की, हालांकि इन्होंने उनको जेल भेजवा दिया। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो जेल भिजवाने की क्षमता रखते हैं? भाई वो ADM थी, उन्होंने भिजवा दिया, हम तो नहीं भिजवा सकते किसी को। तो अब हम मिठाइयों को ले लें, मिठाइयों की जब चेकिंग होती है तो पता चला किसी ने बैक्टीरिया पाए गए, किसी ने तेल खराब यूज कर लिया, किसी ने कुछ यूज कर लिया। तो चेकिंग क्या क्वालिटी मेंटेन रह पाती है? जेनेरिक जिसका कोई भी
जिम्मेदारी तो है नहीं किसी की, वो तो ऐसी चैनल के माध्यम से सेल होती है। तो क्या इन दवाइयों के जो रूल्स और रेगुलेशन है क्या इस पर लागू किए जाते हैं? यदि आप लोग सोचते हैं कि हाँ लागू किए जाते हैं, हमारे देश में सारे जो चेक करने वाले लोग हैं वो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप निश्चित रूप से, मैं तो कहूंगा, यदि कोई ब्रांडेड मेडिसिन है जो इतनी महंगी है, 200 रुपए की है, और जो हमारी जेनरिक मेडिसिन है 50 से 100 रुपए की है, तो मेरा कहना है अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वालिटी मेंटेन होती है और तो फिर जेनरिक दवा लेनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं होती या जो रेगुलेटरी चेकअप होनी चाहिए वो नहीं होते हैं, तो फिर नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जो जेनरिक दवाएं हैं एज पर रूल, उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो तो वही होता है, डोज में समान होता है, क्वांटिटी में समान होता है, लेकिन जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डिफर करता है, क्योंकि हमारे जो ट्रेड के रूल्स हैं उनके अनुसार जो ब्रांडेड मेडिसिन है उन जैसी अपीयरेंस या उन जैसा, बिल्कुल उन जैसी जो जेनरिक मेडिसिन है वो नहीं हो सकती। तो जेनरिक मेडिसिन का कलर है, साइज है, शेप है, वो डिफरेंट हो सकता है, और इंग्रेडिएंट जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है वो भी डिफरेंट होता है। अब जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है एक्टिव के अलावा उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, बहुत सारी इंप्योरिटीज हो सकती हैं और वो आपकी बॉडी के लिए नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे गेहूं में घुन होता है, गेहूं तो मेन चीज है, इससे आटा बनता है, उसके साथ में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो जो अच्छी क्वालिटी के गेहूं होते हैं उसमें वो साफ सुथरे होते हैं, उसमें सिर्फ गेहूं मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जो गलत क्वालिटी के गेहूं होते हैं, जो अच्छे गेहूं नहीं होते, जो सस्ते मिल जाते हैं बाजार में, उनमें इंसेक्टिसाइड होगा, उनमें गेहूं घुन भी होगा, उनमें और चीजें भी होंगी। तो ऐसे ही जो कुछ दवाएं हैं जिनमें क्वालिटी कंट्रोल अच्छा नहीं है, उसके साथ साथ उसमें जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है उसमें इंप्योरिटीज होती है, वो हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये सोचने वाली बात है। और जैसे कुछ साल पहले की बात है, अप्रैल 2000 की बात है, तो यूएस एफडीए ने जो रेनिटीडीन तो भाई जो रेनिटीडीन है दवा, वो यूएस एफडीए ने देखा कि इसमें एक कंटामिनेंट है, यानी एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो तो रेनिटीडीन है, इसके अलावा एक जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है उसमें एक कंटामिनेंट है। कंटामिनेंट माने जैसे गेहूं के साथ घुन। उस कंटामिनेंट का नाम था, उसका नाम है एनडीएमए, नाइट्रोसो डाइमिथाइल एमीन। तो ये देखा गया। एक होती है IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, तो उसमें ये प्रोबेबल कार्सिनोजन की लिस्ट में दे रखा है। तो वहां की जो FDA है उन्होंने ऑर्डर किया कि सारी रेनिटीडीन को मार्केट से उठा लो, क्योंकि ये कंटामिनेंट है, इसमें लोगों को कैंसर कर देगा, पब्लिक कंसर्न की बात है, ये पब्लिक को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो वो अमेरिका है, डेवलप्ड कंट्री है, वहां इतने लोग अवेयर हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे देश में इतने लोग अवेयर हैं और इस ग्रेड की चेकिंग होती है जो अमेरिका में होती है, तो आपको जेनेरिक मेडिसिन यूज करनी चाहिए ब्रांडेड की जगह। लेकिन यदि कोई डॉक्टर आपको ब्रांडेड मेडिसिन लिख रहा है तो हो सकता है कि उसका कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट जेनेरिक में आया ही ना हो, क्योंकि हो सकता है जो मॉलिक्यूल उसने लिखा है वो नया मॉलिक्यूल हो, नई रिसर्च हुई हो, 20 साल उसको ना हुआ हो, वो पेटेंट हो। जब पेटेंट होगा तो जेनेरिक में आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हम अपना इलाज जेनेरिक मेडिसिन से ही कराएं। अगर हमें जरूरत पड़ेगी, अगर मरीज की जान बचाने के लिए जरूरी है, तो हमें ब्रांडेड मेडिसिन लेने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरीज का ठीक होना ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरी बातें रही, बहुत से लोगों का कहना है कि ब्रांडेड के पैसे ज्यादा हैं, डॉक्टर कमाने होते हैं। तो ये काम सरकार का है, सरकार करे भाई जितनी लागत आए किसी भी चीज में, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे वो कार हो, तो जितनी भी लागत आए गवर्नमेंट ये फिक्स कर दे भाई जितनी तुम्हारी कास्ट है उससे आप 20% या 50% या 100% मार्जिन पे आप इसको सेल करेंगे और इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो MRP डिसाइड कर दे, फिर ये जितने भी आरोप हैं जो लगाए जाते हैं ये अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो यदि गवर्नमेंट चाहे तो खत्म कर सकती है, अगर
चाहे तो खत्म कर सकती है, इससे मरीजों को फायदा हो। और ये जो कंट्रोवर्सी है कि डॉक्टर वो वाली क्यों लिखते हैं, वो वाली क्यों लिखते हैं, तो ये भी बात खत्म हो जाएगी कि जो भी फार्मास्यूटिकल हो, चाहे जेनरिक वाली हो चाहे ब्रांडेड वाली हो, कि भाई इतने स्ट्रिप ये हमारी 10 रुपए की बनी है तो आप इसको 10 की बनी है तो आप इसको 20 में बेच सकते हो, 30 रुपए में बेच सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते। अगर ये नियम बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब खत्म हो जाएगी। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है, इसमें डॉक्टर कहाँ दोषी है। फिर कोई भी डॉक्टर हो वो अपने मरीज को वो दवा लिखेगा जिसका उसका एक्सपीरियंस होगा, यहाँ इस दवा से ये मरीज ठीक हो जाएगा। और वो चाहेगा कि अच्छी से अच्छी दवाएं लिखें, क्योंकि डॉक्टर लोग रिसेंट पढ़ के आते हैं। अब जो जेनरिक मेडिसिन है वो 20 साल पुरानी है, कंसेप्ट रोज चेंज हो रही है, कंसेप्ट रोज चेंज हो रही है। तो आप जब अपने बच्चों को 20 साल पुरानी किताब नहीं पढ़वा सकते तो 20 साल पुरानी दवाओं से इलाज कराना क्या बुद्धिमत्ता है। यदि जरूरत है, अगर जरूरत है तो हम जेनरिक ले लेंगे, लेकिन ये हम कसम खा लेंगे ना हमें जेनरिक ही लेनी है, हमें तो रिसेंट मेडिसिन से इलाज कराना ही नहीं है, तो ये तो मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता नहीं होगी। तो डॉक्टर ये कोशिश करते हैं कि हम अपने मरीज को अच्छी से अच्छी दवाई दें। तो जो नई दवाइयां होती हैं वो पहले की दवाइयों से बेटर होती हैं। यदि वो रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स और रिसर्च में यदि वो बेटर नहीं पाई जाती हैं तो वो मार्केट में लाई ही नहीं जाती है। तो निश्चित रूप से जो नई दवाएं होती है, जो नई रिसर्च हो रही है, उससे मरीज को ज्यादा फायदा होगा और मरीज की ठीक होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि पुरानी दवाओं से बैक्टीरिया, फंगस ये सब रेसिस्टेंट हो चुके होते हैं। और हमारे देश में इन दवाओं का इतना मिसयूज होता है। कोई भी एंटीबायोटिक लेनी चाहिए हमें सुबह दोपहर शाम, हम उसको केवल सुबह शाम दे रहे हैं, यानी जो हमारा बैक्टीरिया है वो हम रेसिस्टेंट बना रहे हैं। ऐसा हर लेवल पे होता है। जो गांव के लोग हैं जो प्रैक्टिस करने लगते हैं, जो कहीं भी कोई डिग्री नहीं होती, जिन्हें डोज पता नहीं होती, वो डर की वजह से अपने मरीज को, अगर हमें एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार देनी है, 4 बार देनी है, तो वो 125 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार देंगे। देनी 500 चाहिए, देंगे 250 मिलीग्राम। इससे क्या होता है, बैक्टीरियल रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है। हाई ग्रेड की एंटीबायोटिक्स जिनकी जरूरत नहीं है वो मरीज को देने लगते हैं, तो इससे बैक्टीरियल रेसिस्टेंट की जो संभावना है पॉजिटिव बढ़ी है, बहुत सारे रेसिस्टेंट डेवलप हुए हैं। तो कोई भी रूल्स का पालन कर नहीं रहा है, तो इसलिए हमें नई दवाइयों की जरूरत होती है। और मरीज की जान बचाने के लिए जो नई दवाइयां, जो नई रिसर्च हुई है, वो मॉलिक्यूल हमें चाहिए होते हैं और ऐसे में हमें परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो। हमारी भी यही भावना होती है कि मरीज ठीक हो, और इसीलिए रिसेंट पढ़ के आते हैं। 20 साल पुरानी अगर कोई डॉक्टर दवा लिख रहा है और वो कह रहे मैं तो 20 साल पुरानी दवा लिखूंगा, सिर्फ जेनेरिक लिखूंगा, तो ये कोई डॉक्टरी वाली बात तो नहीं। भाई जो रिसेंट दवाएं, जो अच्छी दवाएं वो लिखें, वो लिखता है कोई डॉक्टर, वही लिखेगा जिससे उसके मरीज ठीक होने की संभावना ज्यादा होती है। सो ये कंफ्यूजन अगर है आपको तो आप इस पर विचार करें, समझें और अपने चिकित्सकों को विश्वास करें कि चिकित्सक कोई भी हो वो आपको अपना ही समझता है। और मैं तो चिकित्सकों से कहना चाहूंगा, यदि हजारों में कोई, लाखों में कोई ऐसा चिकित्सक है जो अपने मरीज के साथ छल कपट करता है तो वो ना करे और मरीज को सही बात बताए। मरीज अपने हैं, एक परमात्मा की हम लोग संतान हैं, तो मरीज और हम अलग नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। तो ये एक भाईचारे की भावना होनी चाहिए और मरीजों को अपने डॉक्टर पे फेथ करना चाहिए और डॉक्टरों को भी मरीजों के साथ कोई छल कपट नहीं करना चाहिए और उनको हमेशा सही बात बतानी चाहिए जिससे उनका विश्वास बना रहे। और इसके साथ ही मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा कि एक आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल है, एक दवा आती है घनबटी, गिलोय घनबटी आती है, उसे खा के देखिए उसमें मिट्टी मिली हुई है, मिट्टी के सकती है और उनका शहद पिरो करके देखिए उसमें चीनी साफ नजर आती है। तो अगर क्वालिटी कंट्रोल होता तो ये ऐसी दवाइयां नहीं बनती। ऐसे ही आपने न्यूज़ में सुना होगा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई की गई, तो जब उनकी चेकिंग की गई तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं पाया गया, दवाएं नकली पाई गई। तो ये आप लोगों को सोचना है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप पेपर उठा के देख सकते हो, ऐसी न्यूज मैंने तो देखी है। Delhi have been arrested on charges of selling fake drugs in the name of treating cancer. The racket was busted in Delhi's Moti Nagar area, from where these fake drugs worth ₹4 crores were also seized. The danger is, of course, this could be the tip of the iceberg. Take a look at tonight's Get Real India story.
drugs in the name of treating cancer. The Delhi Police Crime Branch and the Delhi government's Drug Control Department busted a fake drug racket operating from 2 flats at DLF Capital Green. This clip shows Corestar leading agent Rujuba stating found counterfeit from Hyderabad. इसमें आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से नकली दवाइयां बनती हैं और जो माफिया हैं वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। नकली दवाइयां कोई भी हो सकती हैं, जेनेरिक भी हो सकती है, ब्रांडेड भी हो सकती हैं। तो वैसे तो अच्छा ही है कि अगर हमारी जो जेनेरिक मेडिसिन है अगर उनकी एफिकेसी उतनी हो जितनी ब्रांडेड की है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो परचेज मैं भी करना चाहूंगा। बीमारी तो ऐसी चीज है कि आदमी चाहता है यार, जान का खतरा है कि अगर अपने ऊपर बात आती है तो आदमी सोचता है मैं ठीक हो जाऊं, चाहे भले ही मेरे पैसे खर्च हो जाएं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं यार मेरे पैसे बच जाएं। घर में कई बार बहुत गरीब लोग होते हैं बेचारे, तो उनके लिए जेनेरिक है, वो अगर कुछ नहीं ले पा रहे हैं तो जेनेरिक ले लें। ऐसे ही आप देखिए जो हमारे जंक फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड है, जो पैक्ड फूड है, उनमें ट्रांस फैट मिलाए गए हैं, जबकि लेवल पे 0 लिखा गया है, और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मिलाए गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप पॉलिथीन का देख सकते हैं कि हमारे देश की सरकार ने कितना जोर दिया कि पॉलिथीन को बंद करो, नैनो पार्टिकल सर्जरी मिल रहे हैं, इससे कैंसर होता है, बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो कानून तो बना लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया, और आज भी पॉलिथीन कहीं भी मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जाती है। बहुत सारे जंक फूड है जो पैक्ड आते हैं, इनमें ऐसे प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं कि जिससे कैंसर हो रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज हो रहे हैं, और जो कि परमिटेड ही है। तो यदि केवल परमिटेड ही प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते या कोई गलत चीज नहीं मिलाई जाती तो हमारे जो लोगों में, हमारे समाज में ये बीमारियां जंक फूड की वजह से क्यों हो रही हैं। मेरे जानने वाले हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन उनको लिम्फ नोड का कैंसर हुआ। एम्स में गए, वहां डॉक्टर ने पूछा उनसे वे बीड़ी पीते हो नहीं पीते, सिगरेट पीते हो नहीं पीते, क्या कोई भी ऐसी चीज वो नहीं खाता था जिसकी वजह से कैंसर हो। वो पिज्जा खाता था, तो पिज्जा में कुछ ना कुछ उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए या उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मिलाया जाता है जो कि नहीं मिलाना चाहिए। तो हमारे दूध में, दवाइयों में और बहुत सारी जंक फूड में ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो नहीं मिलानी चाहिए। मिल कैसे जाता है, क्यों? तो बहुत सारी चीजें परमिटेड नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ चल रही हैं। ऐसे ही हम आपको दूसरा एग्जाम्पल देना चाहे, सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, जिसे कच्ची घानी का तेल कहते हैं, लोग बड़े चाव से उसको खाते हैं। आप इंटरनेट पे देख लीजिए, उसमें इरूसिक एसिड होता है, 40 से लेके 55% इरूसिक एसिड होता है, जो कि ऐसे कई प्रमाण बने हैं जिससे हमारी हार्ट के रीजन होते हैं, और बहुत सारे एविडेंस मिले हैं जैसे इरूसिक एसिड हमें बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे खूब बिक रहा है, इंडिया में बैन नहीं है, जबकि यूएस, कनाडा में और ईस्टर्न यूरोप में, कनाडा में उसका एक बैन लगा दिया गया। और मस्टर्ड ऑयल जो कॉमन घरों में हम लोग यूज करते हैं, उस पर लेबल होना चाहिए कि इट ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, वही वहां पे वो इंपोर्ट करते हैं। अदरवाइज मस्टर्ड ऑयल वहां सेल एज ए कुकिंग ऑयल वहां पे बैन हो चुका है। तो बहुत सी चीजें जो विदेशों में बैन हो चुकी हैं, तो कोई ना कोई एविडेंस होगा तभी तो उन्होंने बैन किया होगा। तो इसी के साथ ही मैं ये वीडियो सुनने के लिए सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसको वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।